तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से पूरे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट कराने वाला हूं। हो सकता है कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो, लेकिन भरोसा करके इस पूरे होल वीडियो को देखना, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा आज क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा भरोसा कर लेना मेरे ऊपर। मुझे पता है तू मुझे पहली बार देख रहा है, पहली बार पता लग रहा होगा तुझे, पर भरोसा करके मुझ पे थोड़ा सा देख ले, तुझे वीडियो पूरी समझ में आएगी और पूरी क्लास में तुझे मजा आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये चैप्टर, क्या करना है इसमें, सर क्या मतलब होता है इसके। बहुत सारे जवाब चाहते हो ना मुझसे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना। तो मैं बताता हूं, सॉरी ये मार्कर गिर गया था अचानक से फ्लो में, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो यही सवाल आ रहा है, क्या करना है इस चैप्टर में। सर एक बार पहले बता दो चैप्टर में करना क्या। तो यार ये समझ, पेयर, पेयर का मतलब क्या है। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, जैसे दूल्हा दुल्हन की जोड़ी, है ना। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी, कितने लोग हो गए जोड़ी में, 2 हो गए। जूते चप्पल की जोड़ी, जूते एक जोड़ी जूता चाहिए मुझे, मतलब कितने, 2 आएंगे उसमें, है ना, मतलब पेयर। तो पेयर का मतलब समझ में आया सर, टू। टू। ऑफ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है सर। लीनियर का मतलब क्या होता है, तो लीनियर एक ऐसी इक्वेशन या कोई भी चीज जिसका पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर का मतलब ऐसे समझ की डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब दो एक्सप्रेशंस इक्वल हो, मींस बोल सकते हैं व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू इच अदर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन। जैसे ये x है और ये इक्वल टू में y लिखा, मतलब x क्या है, y के इक्वल है। अगर x की वैल्यू में 1 बोलूं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर मैं x की वैल्यू 2 बोलूं तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। अगर मैं x की वैल्यू 3 बोलूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्या कभी पॉसिबल है ये, नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये x क्या था, y के बराबर था, तो बराबर होना चाहिए था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब कोई एक एक्सप्रेशन दूसरे इक्वेशन एक्सप्रेशन के इक्वल हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये एक पूरा एक्सप्रेशन इस 9 के इक्वल है, मतलब क्या हो गया, मेरा इक्वेशन हो गया। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मतलब लेफ्ट पार्ट मेरा क्या है, राइट पार्ट के इक्वल है। मतलब x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू कुछ होगी और वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। इतना हो गया। इसके बाद आता है कि सर अब बता दो इन, इनका मतलब में होता है, इनका मतलब में हो गया। टू का मतलब तो तुमको पता है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो एबीसीडी में ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं ना, वो मेरे सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं। बट मोस्टली हम काउंट करेंगे, मोस्टली 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 हम क्या यूज करते हैं, एक्स और वाई को ही यूज करते हैं। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, एक्स वाई को। एक बार समझो ये वेरिएबल की कहानी क्या है। अगर मैं यहां बोलूं कि मेरे पास है 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 5, आंसर क्या आ जाएगा, 5, 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, इसको सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 5, यानी 3 2 जा 6, 6 और 5 11। सर ये आंसर जो है ना हर बार अलग आ रहा है। जब मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो आंसर कितना आया, 5 आया। जब x की वैल्यू को 1 रखा तो आंसर कितना आया, आंसर
7 आया। जब x की वैल्यू मैंने 3 रखा तो आंसर कितना आया? 11 आया। सर जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बदल रहे हो ना, वैसे वैसे आंसर भी बदल रहा है। मीन्स आंसर इज टोटली डिपेंड ऑन x, है ना। आंसर किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। तो x मेरा क्या है? वेरिएबल है। मतलब आंसर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो मेरा x क्या हो जाएगा? इसमें वेरिएबल हो जाएगा। इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 3x प्लस 9, इसमें वेरिएबल कौन है? x है। अगर मैं लिखूं 3x प्लस 8y, इसमें कितने वेरिएबल है? सर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने वेरिएबल है? सर 3 वेरिएबल है, x y z, 3 वेरिएबल है। तो वेरिएबल समझ में आ गया। ए से लेके जेड तक के जितने अल्फाबेट होते हैं वो सारे के सारे मेरे क्या होते हैं? वेरिएबल्स ही होते हैं। बट वी यूज मोस्टली इन मैथमेटिक्स सॉरी x एंड y, ठीक है। अगर मैं बोलूं 3a प्लस 5b, इसमें भी क्या है मेरा? a क्या है? वेरिएबल है। b क्या है मेरा? वेरिएबल है। तो चैप्टर समझ में आ गया मुझे कि सर मुझे इस पूरे चैप्टर में दो मिलेगा। क्या मिलेगा? दो इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा। वो दोनों इक्वेशन कैसी होगी? पावर उसकी 1 होना चाहिए और वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मतलब सर इस चैप्टर में मुझे दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। वेरिएबल कितने होंगे? 2 होंगे। उसी को मुझे सॉल्व करना है। जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरा लिखूं मैं 3x प्लस 9y इज इक्वल प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां देख सकते हो कि सर आपने एक इक्वेशन लिखी और आपने दूसरी इक्वेशन लिखी। एक इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x और y क्या है मेरे? तो आप बोलोगे सर ये मेरे वेरिएबल है। ये क्या है मेरे? वेरिएबल है। 8 क्या है मेरा? 8 क्या है? कांस्टेंट है। 8 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है बेटा जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम नंबर सोच लो, मैं बोलूं 8 ऐड करो उसमें, तो तुम्हारा जितना आंसर आएगा, क्लास में भी जितने बच्चे बैठे होंगे सबका आंसर भी वही आने वाला है, अलग अलग तो नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि वेरिएबल x और y है, कांस्टेंट क्या है मेरा? 8 है। कितनी इक्वेशन? अच्छा ये बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है? सर यहां भी पावर तो 1 दिख रही है, यहां भी पावर 1 दिख रही है। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? यस सर, बिल्कुल ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर कितनी है? 1 है। क्या इसमें दो वेरिएबल है? यस सर। कितनी इक्वेशन लिखी है मैंने? 2 लिखी है। तो ऐसे ही मुझे दो इक्वेशन मिलेंगी और दोनों की दोनों क्या होने वाली हैं? लीनियर होने वाली हैं, लीनियर होने वाली हैं। और इसे ही मुझे सॉल्व करना है पूरे चैप्टर में, बस और कुछ भी नहीं करना है। इतनी बात आई मेरी तुम्हारी समझ में जो मैंने बोला है। मतलब मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन होंगे, दो वेरिएबल होंगे x और y, मोस्टली यूज करते हैं, और दोनों को सॉल्व करना है मुझे और बताना है। ठीक है, अब जरा इसको देखो। ये जो 2 है, 2 की जगह पे मैं a लिख दूं, a1 कर दूं, x के जगह पे x लिखूं, प्लस 5 की जगह पे a2 लिख दूं और ये y लिख दूं, प्लस c 8 क्या था मेरा? कांस्टेंट था, तो c लिख दिया इज इक्वल टू में 0 एक बार, ठीक है ना। 1 1 1 कर दिया सबको, a1 हो गया और इसको कर लेता हूं मैं b1। ये हो गया, देखो इसको लिखा a1, x का x लिखा, इसको लिखा प्लस का प्लस और ये 5 की जगह पे b1 और y का y, और 8 मेरा कांस्टेंट था तो c1। सर 1 क्यों लिखा? बेटा ये इक्वेशन 1 बोला ना मैंने, इक्वेशन क्या बोला? 1 बोला ना मैंने, इसीलिए। अगर यहां देखूं दूसरी इक्वेशन में तो क्या आएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। यही है। अब मुझे बताओ जरा, ये जो a1 है, a1 है, ये जो b1 है, ये जो
C1 है, ठीक है, C1 है, ये जो A2 है, ये जो B2 है, ये जो C2 है, ये क्या है सर? नंबर थे, नंबर था, 2 नंबर था, 5 नंबर था, 8 नंबर था, 3 नंबर था, 9 नंबर था, 11 भी नंबर था। मतलब ये क्या होते हैं मेरे रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं रियल नंबर्स, ये क्या है मेरे रियल नंबर्स है। अच्छा एक चीज और, यही मेरा, ये जो मैंने लिखा है, यही मेरा क्या है जनरल फॉर्म, इसे ही हम क्या बोलेंगे, हम जनरल जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ LETV, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यही मेरा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है। अगर यहां तुमसे पूछूं A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, B1 की वैल्यू क्या है, 5 है, C1 की वैल्यू क्या है, 8 है, A2 की वैल्यू क्या है, 3 है, B2 की वैल्यू क्या है, 9 है, C2 की वैल्यू क्या है, 11 है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, रियल नंबर होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। अच्छा अब जरा देखो तुम, अगर यहां में जीरो रख दूं, यहां में जीरो रख दूं, तो क्या ये सारा पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा? इक्वेशन मेरी क्या बचेगी, इक्वेशन मेरी बचेगी 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस सर लीनियर तो है। क्या इसमें दो वेरिएबल है? नहीं सर दो वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक्स वाई ही मेरा एक वेरिएबल है। मतलब ये कि A1 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 कॉमा B1 कॉमा C नहीं A2 कॉमा एंड B2 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब A1 B1 A2 B2 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने जीरो रखा तो वो लीनियर इक्वेशन तो होगी, बट क्या नहीं होगी, टू वेरिएबल नहीं होगी। तो ये सारा अभी तक हमने समझ लिया कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, वो मेरी समझ में आ गया। A1 A2 B1 B2 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई क्वेश्चन देके मैं तुमसे पूछ लूं, कोई क्वेश्चन देके मैं तुमसे पूछ लूं कि मुझे इसमें बताओ, मैंने दो इक्वेशन लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल, ऐसे लिख लेता हूं, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसमें A1 की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर यहां A1 जो होता है x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में, क्या है x से पहले कुछ लिखा हुआ है? नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दूसरी इक्वेशन से, 2। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ऐसे ही करके हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड करते हैं। सर ये मेरे किसी काम आने वाला है क्या? आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो समझो कि 50% काम तो ऐसे ही हो गया, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अगर यही सेम इक्वेशन में मैं जो 3 को है, अगर 3 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूं, तो इस इक्वेशन में बताना A1 की वैल्यू क्या होगी। सर A1 की वैल्यू तो 1 होने वाली है, B1 की वैल्यू भी 1 होने वाली है, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 -3। सर -3 कैसे? जब जनरल फॉर्म मैंने लिखा था तो उस केस में जो C1 की वैल्यू क्या थी, लेफ्ट साइड थी, लेफ्ट साइड थी, ये ट्रांसफर होके दूसरी साइड गई है, तो यहां माइनस रही होगी तभी तो दूसरी साइड जाके प्लस हुई है ना? इसलिए C1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई।
तो इतना समझ में आ गया तो यूं समझो कि यार काम तुम्हारा हो गया, अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो। ये बहुत जरूरी है। अगर अभी किसी को लग रहा हो कि सर क्या चल रहा है, क्या बता रहे, थोड़ा सा धैर्य रख के, सब्र रख के बस चलते जाओ। आगे वाली क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा PYQs इंपॉर्टेंट, तो सारी चीजें एक एक तुम्हें क्लियर होती जाएंगी। बस भरोसा रख के थोड़ी देर चलते जाओ। पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया समझ में तो पूरी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुमको मजा आने वाला है। अब बात आती है कि सर इतना तो समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, ये बात समझ में आ रही है मेरी। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम PLETV, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन करना है सर, क्या करना है इस चैप्टर में, यही सोच रहे हो क्या सर? इतना तो समझ में आ गया, A1 निकाल लिया, B1 निकाल लिया, C1 निकाल लिया, आखिर चैप्टर में अब करना क्या है, मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे क्या करूं मैं? तो यहां क्या करना है, मैं जैसे कोई इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 7, मैं लिख दूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो मुझे x और y की कोई वैल्यू बतानी है कि जो वैल्यू x y की मैं अगर इसमें पुट करूं तो 7 आ जाए, वही x और y की वैल्यू अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं तो 9 आ जाए। मतलब x की और y की मुझे वो वैल्यू बतानी है जो दोनों इक्वेशन के लिए क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, वो वैल्यू मुझे बतानी है ना। मतलब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है कि x और y की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखूं तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, अगर वही वैल्यू में एक्स वाई की इक्वेशन सेकंड में रखूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 9 आ जाए। मतलब एक्स वाई की वो वाली वैल्यू जो दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही हो, वही मुझे फाइंड करना है। अब इस एक्स और वाई की वैल्यू को सर ये बताओ फाइंड करते कैसे हैं, तो उसके टोटल 3 तरीके हैं। तीनों तरीके मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाता हूं कि कौन से वो तीनों तरीके हैं। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। तो अब देखते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कितने तरीके होते हैं, कैसे मैं एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। तो पहले समझेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग LETV, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। तो जनरली हमारे पास 2 ही मेथड होते हैं। जनरली क्या होते हैं मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है ग्राफिकल एक हो गया ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड। सर अभी अभी तो आपने बोला 3 मेथड, पर लिखते वक्त बोल रहे हो 2 मेथड, तो तीसरा क्या है, ये जो अलजेब्रिक मेथड है ना, इसमें 2 चीज होती हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन, और एक हो जाता है एलिमिनेशन। क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो मतलब मेरे को LETV सॉल्व करने के लिए, LETV का मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो LETV को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक में 2 पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर ग्राफिकल मेथड को, पहले ग्राफिकल करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। और इसी बीच बीच में मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ PYQ बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत इजी से समझ में आएगा। ग्राफिकल मेथड, अच्छा ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अब वो क्या है, तुमने A1 B1 A2 B2 C2 फाइंड किया था ना, उसका यूज पूछ रहे थे ना तुम मुझसे, क्या था, आ जाओ अब बताता हूं। देखो
अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, ठीक है, ये तो था मेरा ग्राफिकल मेथड। इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इस केस में जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, तो यहां मैं बोलूंगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, एक सॉल्यूशन मिलेगा। सर ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी स्ट्रेट लाइन, और यहां ये कट करता है, तो मतलब कैसा ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब जितनी बार इंटरसेक्ट करता है ना उतने मेरे सॉल्यूशन होते हैं। कितनी बार इंटरसेक्ट किया, एक बार, तो एक सॉल्यूशन। अगला आता है A1 अपॉन A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। इसमें कैसा ग्राफ बनने वाला है, तो पहले तो ग्राफ कैसा बनेगा उससे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं। तो इसमें आता है इनफाइनाइट 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 मेनी सॉल्यूशन। कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सर ग्राफ कैसा बनेगा, आपने बोला कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे, तो एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब जितनी बार ये लाइन एक दूसरे को टच करती हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। यहां एक बार टच किया तो कितना सॉल्यूशन आया, एक आया। तो यहां तो इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट टाइम ये टच करने वाली होगी, इनफाइनाइट टाइम। तो टच कैसे करती है, जो दूसरी लाइन होगी ना ठीक इसके ऊपर से ही, इसके ऊपर से ही होती है, ऐसे दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, इसके बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऊपर ही हो जाएगी। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। इसको क्या बोलते थे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्या हो गया मेरा, को इंसिडेंट लाइन। लास्ट केस जरा देखते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें क्या होता है, सर A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 क्या है, इक्वल नहीं है। सर तब क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशन का मतलब तो ये है कि ये लाइन एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी क्या, हाँ। तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, जैसे रेल की पटरी एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। इतना समझ में आ गया। देखो पहला केस क्या था, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो कितने सॉल्यूशन होंगे, सर एक सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, सर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए। तीसरा केस क्या था, अगर A1 अपॉन A2 तो इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, इस तरीके से कभी टच करेंगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। अब बात आती है, सर यहां एक सॉल्यूशन मिला, यहां बहुत सारे सॉल्यूशन मिला, यहां एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो याद रखना एक चीज और, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा मेरा
कंसिस्टेंट मतलब जहां सॉल्यूशन मिलेगा वो मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, मेरा कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में? अब करते हैं इसके सॉल्यूशन को, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करना है। आ जाओ फटाफट। तो यहां तक हमने सारे कॉन्सेप्ट को खत्म कर लिया है। अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो सबसे पहला मेथड जो हम सीखने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से हम x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 25 में ही आया हुआ है, सीबीएसई 25, मतलब रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व इट ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट है तो कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। समझते हैं कैसे चेक करेंगे। अब जरा देखो, इसको अगर कंपेयर करूं इक्वेशन 1 को, किससे में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या था, जनरल फॉर्म था। उससे मैं क्या कर लेता हूं, उससे कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयर करती क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू बताना जरा, क्या होगा 1, मतलब x से पहले जो भी लिखा होगा वही मेरा होगा। तो यहां हो गया a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 की वैल्यू क्या हो गई -2 और c1 की वैल्यू हो गई -4। यहां देखता हूं a2 की वैल्यू क्या हो गई 2, b2 की वैल्यू क्या हो गई -1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, और माइनस का साइन लिखा है तो माइनस का। c2 इज इक्वल टू क्या हो गया -4। अब जरा चेक करता हूं मैं a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है 1 अपॉन -2, ठीक है। b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है, b1 अपॉन b2 की वो है, अच्छा a1 अपॉन a2 लिखना था, ये 2 हो गया। a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2 यहां लिख लिया। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है -2, b2 कितना है -1, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन 1। अब जरा देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आई है 2 अपॉन 1। मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब बताओ सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। केस नंबर 1 लग रहा है इंटरसेक्टिंग होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग होगा। कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो ये होने वाला है कंसिस्टेंट। क्या होने वाला है, कंसिस्टेंट। केस नंबर 1 ये हो गया कंसिस्टेंट। और ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा बनने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फर्स्ट पार्ट जो इसने बोला था कि चेक करके बताओ ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसको मैंने क्या कर लिया है, पूरा का पूरा चेक कर लिया है। अब बात आती है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ग्राफिकली सॉल्व करूंगा। मुझे ये तो पता लग गया कि ये कंसिस्टेंट है, इतना आया है समझ में। अब करते हैं ग्राफ से। अब जरा ये समझो, अगर मुझे ग्राफ से सॉल्व करना है, मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अगर एक बार मुझे एक्स की वैल्यू पता लग गई, वाई की वैल्यू पता लग गई, तो मैं डायरेक्टली क्या कर पाऊंगा, मतलब प्लॉटिंग कर पाऊंगा, जैसा कि हमने 9th में ही सीखा है प्लॉटिंग वाला, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में प्लॉटिंग कैसे करते हैं। बस मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है
कोऑर्डिनेट को कैसे निकालना है वही है हमारे लिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है सिखाता हूं। देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, एक्स या वाई के इक्वल कर लेता हूं। ठीक है, आप एक्स के इक्वल भी कर सकते हो, आप वाई के इक्वल भी कर सकते हो, डजंट मैटर। मैं यहां एक्स के इक्वल कर लेता हूं, तो ये हो गया एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का था इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब जरा बताना मुझे, ये माइनस का 2y ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2y, मतलब x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y हो गया इतना। आई बात समझ में मेरी? ठीक है, अब क्या है कि यहां बनाओ एक बॉक्स, यहां बनाओ एक बॉक्स, और कम से कम दो वैल्यू तुमको फाइंड करनी ही करनी है। किसकी? तो x की और y की। कम से कम कितनी फाइंड करनी है? तो कम से कम दो वैल्यू तुमको फाइंड करनी ही पड़ेगी। अब जरा देखो है क्या, अगर मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूं, सपोज इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू को 0 रखूं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस, ये तो सारा पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। आई बात समझ में? ऐसे ही दोबारा अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखता हूं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1, y की जगह पे 1 रख दिया, तो ये क्या हुआ? x इज इक्वल टू 4 और ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 हुआ, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 प्लस 4 6। तो जब y की वैल्यू को मैं 1 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 6 आती है। ये मिल गया मुझे कोऑर्डिनेट। ये क्या मिल गया है मुझे? कोऑर्डिनेट मिल गया है फर्स्ट इक्वेशन से। सेम ऐसे ही करूंगा सेकंड इक्वेशन के लिए भी मैं। तो सेकंड इक्वेशन को भी थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, y माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस y। आई बात समझ में? ये क्या है सर? ये मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड का। तो मैं इसे लिख सकता हूं, यहां देखो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये हो गया x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन में 2। दिख नहीं रहा है? अच्छा साइड लिख लेता हूं, थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं मैं। देखो x इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन में 2, अब दिख रहा होगा, है ना। x की वैल्यू मुझे ये मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई, x इज इक्वल टू, अब बस वैल्यू पुट करना है। बॉक्स बना लो ऐसे, ये हो गया मेरा बॉक्स, बना लेता हूं मैं, ये हो गया बॉक्स। कम से कम दो वैल्यू फाइंड करनी ही करनी है, तो ये हो गया x और ये हो गया y, यहां दो वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। अब जरा इसको सॉल्व करता हूं मैं। क्या करता हूं, नीचे मेरा क्या है? इवन नंबर है, तो एक बार x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन में 2 है, y की वैल्यू को 0 रख लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 अपॉन में 2, डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू 2 कब आई? जब y की वैल्यू को मैंने 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ऐसे ही x की वैल्यू वापस से फाइंड करनी है। अगर y की वैल्यू को मैं 2 रखता हूं, y की वैल्यू को, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन में 2, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, अपॉन में 2, डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो जब मैं y की वैल्यू को 2 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। हो गया। जब y की वैल्यू को 2 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास? 3 आती है। अब क्या करना है? कोऑर्डिनेट तो मिल गए, अब इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से मुझे क्या करना है? ग्राफ को प्लॉटिंग करनी है। कोऑर्डिनेट मिल गए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्लॉटिंग करनी है। तो यहां मैंने क्या कर लिया है? छोटा सा ग्राफ बना लिया है। अब ग्राफ में ही क्या करना है? कोऑर्डिनेट मिल गए, मुझे सिर्फ क्या करनी है? प्लॉटिंग करनी है। तो पहली इक्वेशन से शुरू करते हैं। अगर x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू कितनी है? 0 है। x की वैल्यू 4 मतलब x पे जाना है 4 और y पे 0,
तो ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट, x पे 4 y पे 0। दूसरा है x पे 6 तो y पे 1 यहां आ रहा है, ये देखो x पे 6 y पे 1, पहली इक्वेशन हो गई। इसको मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा इस तरीके से, दोनों लाइन को ध्यान से देखते हुए ऐसे मैंने क्या कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या थी, x पे 2 तो y पे 0, x पे 2 जाना है तो y पे 0, ये हो गया। ठीक है, x पे 3 जाना है y पे 2, x पे 3 y पे 2, ये हो गया। दोनों को क्या कर लेता हूं मैं, ऐड कर लेता हूं इस तरीके से। यही मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यही क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। अब जरा यहां देखो x पे कितना है, अगर इसका कोऑर्डिनेट में a फॉर अमित कर लूं इसको, तो x पे कितना है 1, y पे कितना है -1, यही मेरा क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बस इतना कर लिया, हो गया। कोऑर्डिनेट निकाला, कोऑर्डिनेट को ही क्या कर दिया मैंने, कोऑर्डिनेट को ही एक बार एक स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर दूसरे इक्वेशन से दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाई और दोनों को ऐड कर लिया, हो गया सॉल्व। और तो कुछ करना ही नहीं था। एक चीज और करना, ये फर्स्ट है ना, पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन क्या थी, x - 2y, तो यहां लिख लो x - 2y - 4 = 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए ये था, इसको लिख लो 2x - y - 4 = 0। बस पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आया है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में। एक बार क्या किया है वापस से देखो, x के इक्वल कर लिया है या फिर y के इक्वल करो, नॉट एन इशू। इक्वल करने के बाद मैंने क्या किया है, y की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू मिली है, मिनिमम 2 वैल्यू फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट मिल गया 4,0 इसमें शो किया है, फिर 6,1 पहली इक्वेशन, और ये पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट, दोनों को ऐड कर लिया। ऐसे ही 2 कोऑर्डिनेट मिले हैं, दोनों को लिखा यहां और दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और जहां एक दूसरे को ये टकराते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, वही मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 1, -1 हो गया, कंप्लीटली सॉल्व। और ये क्वेश्चन पूरे आता है 6 नंबर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं, 23 में आया हुआ है। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 is equal to 0। दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों को मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए पता ही है सर, सबसे पहले एक इक्वेशन लूंगा, उसको मैं x के इक्वल या फिर y के इक्वल करूंगा, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा। ऐसे ही सेम मैं दूसरी इक्वेशन लूंगा और दूसरी इक्वेशन को भी x या y के इक्वल करूंगा, मैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ग्राफ में प्लॉटिंग कर दूंगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, पर शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। जब आप उन लाइंस को जोड़ोगे तो एक फिगर बनेगा, वो फिगर कैसा होगा पता नहीं, वो फिगर कैसा होगा पता नहीं, लेकिन कहां, एक्स एक्सिस पे। अब जो भी वो फिगर बनेगा ना, उसका एरिया पता करना है। वीआईपी मार्क कर लो इसको, क्या कर लो, वीआईपी। वीआईपी का मतलब मैं बोलता हूं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको मार्क कर लो वीआईपी। करना कैसे है, वही पुराने तरीका, कोई नई चीज नहीं है, साथ साथ बने रहो, मजा आएगा। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने पहली इक्वेशन ले ली, क्या थी, 2x plus y is equal to 6। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x minus y plus 2 is equal to 0। पहली इक्वेशन को ले रहा हूं मैं, तो यहां हो गया, ये हो गया 2x is equal to 6 minus y, x equal to 6 minus y अपॉन में 2। अब सिर्फ क्या करना है, मुझे वैल्यू रखना है y की और x की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां सबसे पहले एक छोटा सा डब्बा बना लो। मैंने क्या बोला है, कम से कम मुझे 2 वैल्यू तो फाइंड करनी है, x और y। कम से कम कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी ही है। अब एक बार x की वैल्यू को मैं y की वैल्यू को मैं 0 रख लेता हूं। अगर y इज इक्वल टू 0 है तो हो गया x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर y की वैल्यू में 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है।
सेम एक बार और, अगर y की वैल्यू को मैं 2 रख लेता हूं, ठीक है, अगर y की वैल्यू को मैं 2 रखता हूं, ऐसी वैल्यू रखना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 2 के टेबल में। तो कोई भी ऐसी नहीं कि 1 रख लिया, 1 के बाद 5 आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसी वैल्यू रखना है कि जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, ये ध्यान रख के रखना आप। तो x इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 2 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 होता है, अपॉन में 2 डिवाइड किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 2 कब आई, जब मैंने y की वैल्यू 2 रखा, जब मैंने y की वैल्यू को 2 रखा तो x की वैल्यू भी कितनी मिली है मुझे, 2 मिली है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, फाइंड हो गए। सेम चीज करना है मुझे सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम चीज। इसको जरा चेंज करता हूं, प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये क्या है माइनस का है उधर जाके प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस का y, और ये मल्टीप्लाई का है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड का, डिवाइड का। क्या बनाना है सर, बॉक्स बनाना है। ऐसे कितनी वैल्यू फाइंड करनी है सर, आपने बोला सिर्फ 2 वैल्यू फाइंड करनी है, ज्यादा नहीं कर सकते क्या, ज्यादा तो मर्जी तुम्हारी है, 10 करो 20 करो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कम से कम 2 करना ही है, कम से कम क्या है 2 करना ही करना है। अब देखो इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। अब एक बार मैंने y की वैल्यू को इसमें 0 रख लेता हूं मैं इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस में 0 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 अपॉन में 2, x की वैल्यू क्या हो गई -1, 0 -2 होगा तो माइनस का 2 ही आएगा। तो जब मैं y की वैल्यू को 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, -1 मिल रही है। अब क्या रख सकता हूं, y की वैल्यू में 2 रख लेता हूं, तो अगर y की वैल्यू में 2 रखता हूं तो -2 और ये हो गया प्लस का 2, अपॉन में क्या है 2 है, x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया 0 अपॉन में 2, और x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो x की वैल्यू 0 आएगी कब, जब y की वैल्यू में रखूंगा 2। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, फटाफट ग्राफ बनाना है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब क्या करना है मुझे इसकी प्लॉटिंग करना। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है, प्लॉटिंग कर ली है, ये मेरा क्या है x एक्सिस, तो इसको बोलूंगा मैं x नॉट, ये क्या है मेरा y एक्सिस, तो ये हो गया मेरा y नॉट। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट है, अब बस प्लॉटिंग करनी है सिर्फ, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, मतलब ये हो गया यही रहेगा, x पे 3 जाना है y पे जाना ही नहीं है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2, मतलब यहां, ठीक है, आ रहा है बिल्कुल सेम में। अब इन दोनों को क्या कर लेना है मुझे, ऐड कर लेना है, तो मैं क्या करता हूं इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से कट कर लिया मैंने, ये हो गया। लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, ये ऐसे लाइन को ऊपर कर ले, ये इधर से जा रही है, x पे -1 है दूसरी इक्वेशन के लिए, x पे -1 तो y पे 0, x पे -1 y पे जाना ही नहीं है भाई साहब, ऐसे ही छोड़ दो यार इसको, x पे 0 तो y पे 2, x पे 0 तो y पे 2, x पे 0 जाना है y पे 2 जाना है। अब इन दोनों को भी मुझे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, दोनों इक्वेशन को ऐसे करना है जहां से ये इंटरसेक्ट करें, तो यहां मैं पकड़ता हूं, दोनों को मिलाते हुए लाता हूं, ठीक है, दोनों को मिलाते हुए लाता हूं, और एक मिनट ये थोड़ा सा ऊपर हो गया मेरा, इसको 3 और ये हो गया, इसको यहां 4 कर लेता हूं, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा दिख रही थी, ये हो गया। अब क्या बोला है कि एक्स एक्सिस पे जो भी बनेगा, क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल हो गया, क्या करना है उसको शेड करना है, तो इसको मैंने क्या कर लिया शेडेड कर लिया, पूरा शेडेड कर लिया। और शेडेड करने के बाद क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस क्या है, यही तो मेरा बेस है यहां तक पूरा, यही तो मेरा बेस है ना पूरा। अब ये है कितना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है टोटल, किस पे टच हो रही है, यहां देखो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक लग रही होगी, वो हाथ से किया है ना सारा इसलिए लग रहा होगा। तो हाइट कितनी हो गई 4 हो गई, जब स्केल से तुम करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
1/2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड करूंगा, ये आ गया 8 यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो जब भी एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आती। या तो ग्राफ पूछेगा या तो दे देगा कोई फिगर बन रहा है तो शेडेड करो उसको, मतलब कलर फिल करो उसमें, और कलर फिल के क्या करो, उसका एरिया निकाल लो। तो यही तरीका होता है उसको पूरा सॉल्व करने का। आगे करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड।